नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय इकोनॉमिका में। मैं मृत्युंजय राव आज आपसे बात करने वाला हूं एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे यूजीसी नेट की तैयारी हम करें। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है और अपने तीसरे प्रयास में 99.99 परसेंटाइल से मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और फिलहाल मैं जेएनयू के सीएसपी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का और अपनी स्ट्रेटजी बनाने के पीछे अगर मेरा कोई मकसद है तो वो ये है कि आप मेरी गलतियों से सीखें। आखिर मैंने क्या ऐसा गलती किया, क्या गलतियां मैंने की कि शुरुआती 2 अटेम्प्ट्स में मेरे 0.5% से या 1% से मेरा जेआरएफ रुका। हालांकि मुझे अब ये महसूस होता है कि अगर आपने मास्टर्स किया है तो केवल मास्टर्स बिना किसी स्ट्रेटजी के नेट वैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप जेआरएफ के लिए थोड़ा सा एक क्रमबद्ध पढ़ाई की जरूरत है, उसी बारे में आपसे बात करने वाला हूं। अगर आप हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बिना स्कॉलरशिप के हायर एजुकेशन में जाना उतना फीजिबल नहीं है। एक स्कॉलरशिप जैसे भी मेरी लगभग 40,000 रुपीज के आसपास मेरी स्कॉलरशिप मिल रही है, तो एक मेरे पास काफी फाइनेंशियल बैकअप है जो मुझे और मोटिवेट करता है कि अपने काम को मैं और अच्छे से करूं। तो आइए आपसे बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी रही मेरी और क्या गलतियां मैंने की कि शुरुआत के 2 अटेम्प्ट में जेआरएफ नहीं क्लियर हो पाया। तो अपनी पूरी स्ट्रेटजी के दौरान, पूरे तैयारी के दौरान लास्ट अटेम्प्ट में जब मैंने जेआरएफ निकाला तो मुझे लगा कि मेरी गलतियां क्या थी और क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया कि शुरुआत के तीसरे अटेम्प्ट में 2 ही महीनों के पढ़ के मैंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया था। तो ये रही मेरी स्ट्रेटजी जिसको मैंने स्टेप वाइज यहाँ पे कर दिया है। किताबें भी यहां मैंने लिख दी हैं कि किन किताबों को पढ़ेंगे जिससे आसानी से जेआरएफ क्लियर हो सके। वीडियो छोटा रहा इसलिए मैंने काफी कुछ डिटेल यहाँ बोर्ड पे लिख रखा है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले स्टेप्स के बारे में। जब हम जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे लगता है सबसे पहला स्टेप, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है कि सिलेबस को बड़े ध्यान से देखना। ये केवल जेआरएफ के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हर एग्जाम के लिए सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आप सबसे पहले सिलेबस को ध्यान से देखें, क्योंकि सिलेबस से आपको आइडिया मिलता है कि आपको किताबों का चयन कैसे करना है। अगर आपने डिटेल सिलेबस देख लिया फिर किताबों पे आइए। अब किताबों पे हम बात करते हैं कि नेट इकोनॉमिक्स से अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो किन किताबों को फॉलो करना चाहिए। वैसे तो इकोनॉमिक्स में किताबों की कोई कमी नहीं है, आप किसी भी पेपर को उठा लीजिए, माइक्रो को उठा लीजिए तो कोश्यानिस, एच.एल. आहूजा और लाइन से किताबें, हॉलवेरियन, बहुत सी निकोलसन स्नाइडर किताबें हैं। किताबों की कोई संख्या ही नहीं कि आप गिनती कर सकें, लेकिन कुछ बेसिक किताबें हैं जिनको पढ़ना मुझे लगता है कि अनिवार्य है और जितना इन्हीं को पढ़ना ही सफिशिएंट है आपका जेआरएफ निकालने में। बाकी अपने नॉलेज के लिए और अच्छी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इकोनॉमिक्स के हर पेपर के लिए अलग अलग किताबों के बारे में। सबसे पहले मैं भाषा एक बैरियर तो नहीं है, लेकिन किताबों की उपलब्धता थोड़ी बहुत हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कम है, लेकिन तब भी सफिशिएंट है जेआरएफ निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए थोड़ा सा बात कर लूं। अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, मैक्रो इकोनॉमिक्स की, ट्रेड की, फाइनेंस की, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, मॉनेटरी, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, सबके लिए तो सबसे पहला मैं चीज कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर एस एन लाल सर की किताबें, प्रोफेसर एस एन लाल सर की किताबें हर पेपर के लिए उपलब्ध हैं और जो किताबें एस एन लाल सर के लिए उपलब्ध हैं उनको मैं कहूंगा कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों को आंख बंद करके खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि इससे अच्छी कोई किताब, सर से अच्छी कोई हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए कोई किताब लिखी ही नहीं गई है। अब आते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है कि कोश्यानिस और एच.एल. आहूजा 2 किताबें सफिशिएंट हैं। एच.एल. आहूजा थोड़ी सी मोटी किताब है, अगर आपके पास समय है तो एच.एल. आहूजा और कोश्यानिस दोनों को फॉलो कीजिए। इससे ज्यादा ईएस में नहीं पूछा जाता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में जेआरएफ तो क्लियर हो ही जाना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो सबसे बेस्ट किताब जो मुझे लगी, जिसको मैंने पढ़ा और फॉलो किया, वो है आर.टी. फ्रोयन और एच.एल. आहूजा की। एच.एल. आहूजा की किताब एक ऐसी किताब है जो आपको केवल मैक्रो ही नहीं, मुझे लगता है कि मॉनेटरी के लिए या इंडियन इकोनॉमी के किसी प्रोफेशन के लिए, पब्लिक फाइनेंस के लिए और सभी किताबों के लिए भी मदद करने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए जैसी किताबें एस एन लाल सर की हैं, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण और विश्लेषण एस एन लाल सर की किताबें हैं जो लगभग सभी पेपर्स में आपकी मदद करेगी, उसी प्रकार से एच.एल. आहूजा भी एक किताब ऐसी है जो कई पेपर्स का मतलब उसमें सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो ये जो किताबें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेड की हम बात करें तो एच.जी. मन्यूर, सेल्वाटोर और एम.एल. झिंगन,
ये 3 किताबें मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कहीं आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको जीआरएफ निकालना है तो। एफ.जी. मन्नू, डोमिनिक सेल्वाटोर में कोई एक पढ़ लीजिए। एम.एल. जिंगन इसलिए अच्छी है कि इसमें आपको सिलेबस का हर चीज मिल जाएगा, क्रमबद्ध तरीके से दिया हुआ है। और ट्रेड के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एस.एन. लाल सर की किताब तो उपलब्ध ही है। पब्लिक फाइनेंस की मैं बात करूं तो एच.एल. भाटिया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट से यहां से जाके आप चीजें पढ़ सकते हैं, इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी मसगर की किताब आती है, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो इसको भी देख सकते हैं एक बार। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि 2 किताबें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए सफिशियंट हैं, जैसे एपी थिलवाल की किताब आती है और एम.एल. जिंगन की। अगर आपके पास समय है तो एपी थिलवाल जरूर जाएं और एम.एल. जिंगन आपको पूरा सिलेबस एक साल क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए एस.एन. लाल सर ब्रह्मास्त्र हैं, चाहे कोई भी पेपर आप उठा लीजिए, इससे बाहर आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है, इतना सफिशियंट है इनकी किताबों में। बाकी कुछ जरूरत अगर पड़े तो आप ऑनलाइन वेबसाइट से या गूगल से सर्च करके पढ़ सकते हैं। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए एस.बी. गुप्ता और एल.एम. भोले 2 किताब सफिशियंट है। मैंने उतनी ही किताबें लिखी हैं, कम से कम किताबें लिखी हैं जिससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि हम एक विषय की 10 किताबें पढ़ें, इंपॉर्टेंट यही है कि एक ही किताब को हम 10 बार पढ़ें, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमारा बेस क्लियर हो। तो एस.बी. गुप्ता, एल.एम. भोले और आरबीआई की वेबसाइट से आप अपडेट होते रहिए, फिर बाकी किताबें ऐसे फॉलो होती रहेंगी। इंडियन इकोनॉमी की हम बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मैंने फिर कह रहा हूं कि ये एस.एन. लाल सर से अच्छा कोई विकल्प है ही नहीं है। आप आंख बंद करके इनकी सारी किताबें परचेज कर लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण विश्लेषण न सिर्फ जेआरएफ बल्कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए आपको हेल्प करेगा, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की, और बिल्कुल होनी भी चाहिए जिस स्तर की इनकी किताबें हैं। और रमेश सिंह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए एक किताब आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इंडियन इकोनॉमी इससे कवर हो जाएगा। लास्ट एक चीज और मेरे पास बचता है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए तो बाकी जैसे आते हैं कई मैगजीन्स मंथली भी निकलते हैं, जैसे एक मैं बात करूं प्रतियोगिता दर पर की। प्रतियोगिता दर पर जो इंडियन इकोनॉमी के स्पेशल इशू आता है, ये साल में 2 बार आता है, इसको आप जरूर परचेज करें, चाहे हिंदी मीडियम के हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के। बाकी किताबें तो इंडियन इकोनॉमी की किताब से आपकी कवर हो जाएगी। तो ये रहा किताबों का लिस्ट जिस पे हमको बात करना है। और मुझे लग रहा है कि एक चीज मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है, इकोनॉमेट्रिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमेट्रिक्स के लिए मुझे लगता है कि 2 किताबें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं वो है कोश्यारिस की एक किताब और दूसरी है दामोदर गुजराती की। इन 2 किताबों को आप पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा जेआरएस के एग्जाम में। इससे ज्यादा ये रहा मतलब कंप्लीट बुक लिस्ट है जिसको आप पढ़ लें, इतनी किताबें। इसमें से भी मैंने बताया कि किनको समय हो तब पढ़ें, और अगर कम समय है तो कुछ किताबों को पढ़ लीजिए, आपको सफिशिएंट नॉलेज हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अभी हमने अपने डिटेल्ड स्ट्रेटजी का पहला स्टेप पूरा किया, यानी किताबों का चयन, किन किताबों को पढ़ के हमको आगे बढ़ना है। अब किताबों का चयन हो जाने के बाद दूसरी स्ट्रेटजी हमारी क्या है, तो दूसरी स्ट्रेटजी हमारी है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखना। तो मैं कहूंगा कि आप जब से जेआरएफ स्टार्ट हुआ एग्जाम होना तब से क्वेश्चन 2004-5 से भी क्वेश्चन अवेलेबल है। अगर पिछले 15-20 सालों के पेपर आप उठा लें, उनको एक बार गहरी नजर से देखें, ध्यान से देखें कि किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आता है। इस सेकंड स्टेप का इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्टेप हमको बताएगा कि हमको किस पेपर से, माइक्रो से, मैक्रो से, ट्रेड से, पब्लिक फाइनेंस से क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। मैं कहता हूं कि अगर आपको थोड़ा सा पढ़ के जेआरएफ का कोई टॉपिक क्लियर हो जा रहा है तो उसके बारे में डिटेल बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय की कमी है आपके पास। क्योंकि हायर एजुकेशन में आने के बाद आपके पास समय ही समय है, जो मन करे उतना पढ़िए, जितना मन करे उतना पढ़िए, फिर इससे आपको आइडिया लगे क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे सेकंड स्टेप में मैंने बता दिया। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने दिग्विजय सर के साथ लास्ट अपनी एक इंटरव्यू में भी एक बात कहा था मैंने कि एक लिंकेज खोजिए, चाहे कोई भी पेपर हो, माइक्रो हो, मैक्रो हो, डेवलपमेंट हो, ट्रेड हो, लिंकेज खोजिए कि डिफरेंट थ्योरीज के बीच में लिंकेज क्या है। अगर आप ट्रेड पढ़ रहे हैं तो रिकार्डो का कंपैरेटिव एडवांटेज मॉडल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल जो उसके पहले स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज मॉडल है उसमें कुछ कमियां थी, इसलिए रिकार्डो पढ़ रहे हैं। फिर आगे हम मिल्स पढ़ेंगे, हैबलर की थ्योरी, चाहे मॉडर्न थ्योरी, हैक्सलर पढ़ रहे हैं, तो सब एक दूसरे से इंटरलिंकेज हैं। मैं सीधे अगर पढ़ने आ जाऊं मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड
तो मुझे ना उतना इंटरेस्ट डेवलप होगा ना मुझे मजा आएगा। तो अच्छा है कि मैं थोड़ा सा शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करूं, रिकार्डो पढ़ूं फिर ये पढ़ूं, मतलब क्रमबद्ध तरीके से चलिए। क्योंकि मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स में जितनी थ्योरी डेवलप हुई हैं, कुछ थ्योरी तो इसलिए डेवलप हुई है क्योंकि पुरानी थ्योरी में जो कुछ कमियां थी उन कमियों को दूर करने के लिए नई थ्योरी पढ़ा गई। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा कि हेरेड-डोमल मॉडल में कमी थी तो सोलो मॉडल डेवलप हुआ। और ये केवल एक पेपर में नहीं, किसी भी पेपर में यही पैटर्न फॉलो होता है। तो उस लिंकेज को खोजिए, एक क्रमबद्धता बनाए रहिए कि पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज, एक दूसरे को पढ़िए तो आपको चीजें भूलेंगे नहीं और चीजें समझ में भी आएंगी अच्छे से, इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। तो तीसरा स्टेप ये है। और साथ साथ में एक बात और बता दूं कि लिंकेज खोजने के साथ साथ इन किताबों से अपने कुछ बेसिक नोट्स आप बनाइए। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जीआरएफ निकालना है, तो 6 महीने का सफिशिएंट, मतलब मोर देन सफिशिएंट टाइम है 6 महीने। अगर आपके पास उससे कम समय है तो आप 2 से 3 महीने में जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। अंतर सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा सा नॉलेज आपका कम होगा जिसको बाद में पूरा कर सकते हो, लेकिन आपके पास समय है तो डिटेल में अपने एक नोट्स बनाइए और उन नोट्स से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, 1 पेजर या 2 पेजर मैं कहूंगा। अगर आप हेरेड मॉडल पढ़ रहे हो तो उसका 1 पेज में समराइज कीजिए, सोलो पढ़ रहे हो तो उसको 1 पेज में समराइज कीजिए। इसका बहुत यूज होने वाला है आने वाले स्टेप में। तो ये काम आप फॉलो कीजिए। तीसरा, लिंकेज खोजिए, अपना एक बेसिक नोट्स बनाइए और उन नोट्स से शॉर्ट नोट्स बनाइए ताकि समराइज कर सके। माइक्रो का आप शॉर्ट नोट्स इतने में, मैक्रो के इतने में, डिटेल नोट्स से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। चौथा स्टेप जो आता है, अब आइए क्वेश्चन पेपर्स पे, कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने पे। तो यहां पे 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जिसको मैंने भी, ये चीजें जो मैंने स्टेप लिखे हैं मैंने इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मैंने इस स्टेप वाइज पढ़ाई नहीं की थी, मेरा थोड़ा जंबल्ड था। मैं किसी जैसे कंज्यूमर सरप्लस पे मैंने 8-9 पेज का नोट्स बनाता था डिटेल, जबकि कोई जरूरत नहीं थी। कंज्यूमर सरप्लस आधे घंटे पढ़ के कोई भी क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हो। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर, मैंने बताया ना कि 2 अटेम्प्ट मेरा 0.5% से या 1% से ज्यादा रुका। उसका रीजन केवल यही था कि मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किया था, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था या जो कह लीजिए आप। तो मुझे लगता था कि सब चीजें सही हो जाएंगी। तो मेरे अच्छे क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट लखनऊ विश्वविद्यालय में भी अच्छा पढ़ाया गया, तो कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर थे। लेकिन जो कहते हैं ना ब्लंडर्स होते हैं, सिली मिस्टेक्स, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन गलत कर देना, मतलब क्वेश्चंस को मैं अंडर एस्टिमेट कर देता था। तो ये मेरी कमी ही थी जिससे मैंने सीखा और लास्ट अटेम्प्ट मैंने अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कि आसान तो सवाल गलत ना हो। हमेशा अगर नेट जीआरएफ आपका जीआरएफ अगर 1 या 2 क्वेश्चन से रुक रहा है तो वो 1 या 2 क्वेश्चन आसान सवाल ही होते हैं। कठिन सवालों से कभी जीआरएफ नहीं रुकता, आसान सवालों से रुकता है। तो क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैसे सॉल्व करें। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शुरुआत में मैंने भी कभी गलती की थी। मुझे लोग करते क्या है, कहते हैं कि मैंने 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, लेकिन कैसे सॉल्व किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शंस होते हैं, 1 2 3 4, बहुविकल्पी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आमतौर पर हम करते क्या है, जैसे दिया है कि मतलब बैकवाश इफेक्ट किसने दिया था, 4 मॉडल, 4 नाम आ गया, गुनाल मिडाल ने दिया था कि हैरेड ने दिया था, किसने दिया था। तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखे उसको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, भले ही 3 ऑप्शन हमको ना पता हो। इस तरीके से सारे क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के 100 ऑप्शन हम टिक करते हैं और करीब करीब 300 ऑप्शन हम छोड़ देते हैं। तो ये आमतौर पर फॉलो होता है जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का तरीका। लेकिन ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपको इसलिए थोड़ी सॉल्व करना है कि गिनना है कि मैंने 10 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया या 20 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन पेपर इसलिए करना है, क्यों करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए करना है कि हमसे आसान क्वेश्चन गलत ना हो, सिली मिस्टेक्स ना हो, पहला मोटिव है। दूसरा मोटिव ये है कि हमारे कितने क्वेश्चंस हम क्लियर कर रहे हैं, कितने कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, कि आप किसी भी क्वेश्चन के चारों ऑप्शंस को देखिए और सबसे पहले क्या कीजिए कि क्वेश्चन पेपर लीजिए, टाइमली तरीके से उसको सॉल्व कीजिए, देखिए आपका कितना स्कोर आता है। फिर आप देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं। अगर 1 घंटा आप किसी क्वेश्चन पेपर को दे रहे हो टाइम से, तो आने वाले 2 घंटे उसको दीजिए उस क्वेश्चन पेपर को डिटेल पढ़ने के लिए, कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आए हैं उसको हम कंसेप्ट के थ्रू बुक से कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो बात में कर रहा था ऑप्शंस की, अगर आप किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं तो उस क्वेश्चन का एक ऑप्शन आपने सही कर दिया, इन बाकी 3 ऑप्शंस को भी आपको पता होना चाहिए।
कि अगर किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन सही है तो बाकी 3 ऑप्शन क्या है, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं। हो सकता है कि अगला जो क्वेश्चन हो सेकंड ऑप्शन उसका आंसर सही हो, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वेश्चन पेपर खुद सॉल्व करें, अच्छे से सॉल्व करें और सारे ऑप्शंस क्लियर करते चलिए, क्योंकि हमको गिनना नहीं है कि कितने सालों का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किया है, हमको ये करना है कि कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो रहा है, कितने ज्यादा क्वेश्चन हमको सही हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट आपको यहां से लगे कि आपको नहीं आता है, बुक से उन कॉन्सेप्ट को पूरा कीजिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो कल एग्जाम है तो आज रात तक हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ये भी, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। मान लीजिए मैंने मॉक टेस्ट कोई देना स्टार्ट किया, कल मेरा एग्जाम है, आज मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूं और क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ऐसे कॉन्सेप्ट आ गए जो मुझे पता नहीं, पता चला मेरे 100 में से 40 नंबर आ रहे हैं, मैंने चेक किया 40 है, तो पिछले 3-4-6 महीने से जो मैं पढ़ाई की है, जो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ है, वो कॉन्फिडेंस यहाँ आके एग्जाम के पहले कम हो जाता है मेरा, क्योंकि मेरे 100 में से 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर लगाना स्टार्ट कीजिए, करीब 1 महीना पहले से स्टार्ट कर दीजिए और एग्जाम के 2-4 दिन पहले, एग्जाम के 2-4 दिन पहले आप क्वेश्चन पेपर लगाना बंद कर दीजिए। एग्जाम के 2-4 दिन पहले आपका क्या काम होना चाहिए, ये जो मैंने कहा था ना कि शॉर्ट नोट्स बहुत मदद करने वाले हैं आपको, इन शॉर्ट नोट्स का काम आता है लास्ट मोमेंट स्ट्रेटजी में, कि आपकी लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे चले। तो लास्ट मोमेंट में आपको क्या करना है कि ये जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं इनका रिवीजन कीजिए और आ जाइए इधर प्रतियोगिता दर्पण, चाहे और भी करंट अफेयर्स की जो किताबें हैं, करंट अफेयर्स को पढ़िए। तो लास्ट के कुछ दिनों में जो सबसे बेहतरीन काम आप कर सकते हैं कि शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और करंट अफेयर्स की चीजें पढ़िए। और इन 5 चीजों के साथ साथ हमारी ये जो स्टेप्स हैं, जो स्ट्रेटजी है, जो मैंने फॉलो की लास्ट अटेम्प्ट में जब मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ, ये मेरा कंप्लीट होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहूंगा कि निदा फाजली लिखते हैं कि धूप में निकलो, घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। तो ये मैंने फॉलो भी किया। शुरुआत में जब मैं मास्टर्स में था तो मैं बड़ा थोड़ा सा तनाव में रहता था, क्लास खत्म हुआ तो ग्रुप में भागना, पढ़ना है, मतलब एंजॉय नहीं कर पाता था लाइफ को। फिर बाद में मुझे पता चला कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं 5 घंटे पढ़ता था और 1 घंटे का आउटकम मिलता था। तो जरूरी चीज है कि ये स्टेप्स फॉलो करें, आप इन किताबों को पढ़ें, लेकिन अपना माइंड भी रिफ्रेश कीजिए। किताबों को हटाकर रखो, मतलब किताबों को हटाओ मतलब ये है कि कुछ समय के लिए किताबों से दूर हो, अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने हॉबी को फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे फायदा होगा कि आप रिफ्रेश फील करेंगे खुद को। और जो 2 घंटे में आप 1 घंटे का पढ़ते थे, 1 घंटे में 2 घंटे का पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, इन किताबों को पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं फिर कह रहा हूं कि एस.एन. लाल सर से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये आंख बंद करके जितनी किताबें हैं इनकी आप ले लीजिए, एस.एन. लाल सर की किताबें, चाहे वो माइक्रो हो और चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, इससे बेहतर कोई किताब उपलब्ध नहीं हिंदी मीडियम में, इनको ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने किताबें लिख दी हैं, इन स्ट्रेटजीज को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूं कि आपका पहले अटेम्प्ट में जीआरएफ निकलेगा और आप उन गलतियों को नहीं करेंगे जो मैंने 2 अटेम्प्ट में किया, और हो सकता है आपका फर्स्ट रैंक निकले। आगे की भी सफलता आपके यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको जीआरएफ क्या कि स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपकी लाइफ सेटल है, आपके ऊपर आप जो चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों दिग्विजय इकोनॉमिका देखने के लिए। कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्ते।